उत्तर प्रदेश की एक सीट को छोड़कर बाकी 402 सीटों पर आज वोटिंग खत्म हो गई। चुनाव के आखिरी चरण में हुई वोटिंग में कल हुए एनकाउंटर का असर रहा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन विरोधी इस एनकाउंटर की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। Maybe they are doing it for political purpose. Political purpose means communalizing the country. ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी मांग रहे थे सबूत। चुनाव में लोग बहुत तरह का प्रपंच भी करता है सर। ये बड़े शर्म की बात, सिक्योरिटी एजेंसीज को डिमोरलाइज कर। जब मध्य प्रदेश के 11 गैर मुस्लिम आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए, तब भाजपा चुप क्यों रही? आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, न उसका कोई कलर होता है। उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण की वोटिंग का प्रतिशत भले बाकी चरणों से अलग नहीं रहा, लेकिन इस बार वोटिंग के वक्त माहौल बदला हुआ था। चुनाव से ठीक पहले लखनऊ में देर रात तक एनकाउंटर चला और सुबह आईएस का भारत में पहला हमला सुर्खियों में रहा। इस बीच पूर्वांचल की 40 सीटों पर वोटिंग शुरू हुई। चुनाव से ठीक पहले लखनऊ में हुए एनकाउंटर को कांग्रेस राजनीति से प्रेरित बता रही है। After the train accident in UP, months later, when the election campaign was there, the Prime Minister said that it was a terrorist plot. Now the Madhya Pradesh Chief Minister is also. So without any clear-cut evidence, these are things which cannot be stated in a statement by Chief Minister. Maybe they are doing it for political purpose. In the final phase of the UP election, they want a communal divide in this country. अगर वो आतंकवादी नहीं था तो ये सबूत दे दें किस मंदिर का वो पुजारी था, कौन सा देशभक्त था, या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता था। पिता उनके कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लोगों का लाश नहीं चाहिए। हाँ, ये कह रहे हैं सबूत दे। ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी मांग रहे थे सबूत। एनकाउंटर में आतंकी सैफुल्ला मारा गया, जबकि 7 संदिग्धों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह सरकार को घेर रहे हैं। जब मध्य प्रदेश के 11 गैर मुस्लिम आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए, तब भाजपा चुप क्यों रही? ये जो दोहरा मापदंड है, यही इस देश में अराजकता फैलाता है। ऐसे ही लोग बाटला हाउस के एनकाउंटर के बारे में भी सवाल उठाए थे, जबकि ये बाटला हाउस एनकाउंटर ने इंडिया में इंडियन मुजाहिदीन के ये पूरे कमर को तोड़ दिया था। ये बेशर्मी है। हम कहेंगे वोट पर कितना असर पड़ा या नहीं पड़ा, अब इस पर चर्चा भले कितनी भी हो जाए, लेकिन लोगों ने जनादेश ईवीएम में कैद कर दिया है। अब 11 मार्च को एबीपी न्यूज पर साफ होगा कि यूपी में कौन जीता और कौन हारा। आप देख रहे थे जनमन दिबांग के साथ सीधे वाराणसी से। हालांकि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम आपको दोबारा वाराणसी नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन हम आपको दिबांग की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसके केंद्र में है ये सवाल कि क्या होगा उत्तर प्रदेश का, किसकी बनेगी सरकार। ये सवाल दरअसल सबके मन में है। कल आखिरी सीट पर वोटिंग के बाद एबीपी न्यूज सटीक एग्जिट पोल से अनुमान बताएगा, लेकिन आज एबीपी न्यूज ने यूपी के 4 कोनों में वरिष्ठ पत्रकारों और संपादकों से ये जानने की कोशिश की है कि उनके क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है। देखिए दिबांग की ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाचुनाव में वोटिंग खत्म हुई। ये चुनाव 2014 के बाद के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हैं। इनका सीधा असर पड़ेगा राष्ट्रपति चुनाव पर, इनका सीधा असर पड़ेगा बीजेपी के राज्यसभा में आंकड़ों पर, और इनका असर पड़ेगा 2019 के बड़े चुनाव पर। अब सब जानना चाहते हैं कि आखिर कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश। ये जानने के लिए हमने बात की उत्तर प्रदेश के उन लोगों से जो राजनीति की हर गतिविधि पर बारीक नजर रखते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में उन्हीं से होगी बात और होगी पड़ताल कि आखिर कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश। 403 में से 402 सीटों पर खत्म हुए चुनाव। कल एक सीट पर होगी वोटिंग, अब है नतीजों का इंतजार। इससे पहले एबीपी न्यूज ने उत्तर प्रदेश में चुनावी पंडितों से ये जानने की कोशिश की है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के 4 हिस्सों पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और बुंदेलखंड में संपादकों, वरिष्ठ पत्रकारों से 2 सवाल पूछे। पहला, उनके इलाके में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। दूसरा, यूपी में किसकी सरकार बन सकती है। और मेरे साथ इसमें विश्वेश्वर कुमार जी हैं, स्थानीय संपादक हैं हिंदुस्तान दैनिक के वाराणसी में। ये बताइए कि अगर आप देखें जो सीटें हैं पूर्वांचल की,
उसका आप आकलन कैसे करते हैं? किस तरफ की हवा है इस बार, या हवा है या नहीं है? देखिए देवांग जी, अभी चुनाव में जो है हवा तो किसी की नहीं है, और चुनाव बहुत ही जो है न मुकाबले का हुआ है। और आंकड़े नहीं कहें तो आपको क्या लग रहा है कि नंबर 1, 2, 3 अगर मैं पूछूं इस क्षेत्र में, तो आपको कौन सी पार्टियां लग रही हैं? नंबर 1, 2, 3 के रूप में तो कहना बड़ा मुश्किल है। मैं आज दिन में मतदान केंद्रों पर भी घूम रहा था, तो जो उनके कार्यकर्ता थे चिल्ला रहे थे, जो वोटर आ रहे थे कि नंबर 1 पे ध्यान रखना, नंबर 1 पे ध्यान रखना, नंबर 2 पे ध्यान रखना। तो हमने पूछा नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे है, तो बोला कि उनको भी नहीं मालूम है कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है। पूरे राज्य की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 2007 और 2012 की तरह साफ बहुमत वाली एक पार्टी की सरकार दिखाई देगी? अब अभी इसमें जो है न थोड़ा सा संदेह है कि किसी को जो है न बहुमत, स्पष्ट बहुमत किसी को मिल पाए, अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पूर्वांचल के समीकरण में मुझे लगता है कि बीजेपी कुछ चौंकाने वाले नतीजे निकालेगी। बीजेपी मुझे लगता है कि वो काफ़ी इस बार गेन कर रही है, और बाकी पार्टियां तीनों फाइट में हैं त्रिकोणात्मक संघर्ष में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 15 साल से न्यूज एजेंसी पीटीआई के लिए काम कर रहे मोहम्मद मुस्तकीम और न्यूज एजेंसी यूएनआई के महिपाल सिंह से हमने नतीजों को लेकर अनुमान पूछा। दोनों कह रहे हैं कि राज्य में बीजेपी की सरकार बन सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर जातिगत या धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हुआ है तो उसमें बीजेपी नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में लोगों ने कहा कि अगर सेंटर में जो पावर में गवर्नमेंट अगर वो स्टेट में लड़ती है तो उन्हें जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, तो उसमें बीजेपी के वोट तो नंबर 1 है। भाजपा निश्चित तौर से बढ़त में हो सकती है। समाजवादी जो इस बार डाउन जाएगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बना लेगी? जी नहीं, ये दावे के साथ नहीं कह सकते सरकार बना लेगी, लेकिन बड़ी पार्टी जरूर हो सकती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में चुनावी अनुमान के लिए हमने 2 वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। डीएलए के समूह संपादक बंशीधर मिश्र और अमर उजाला के स्थानीय संपादक अजीत बडनेरकर से बात की। यहाँ भी बीजेपी पहले नंबर की पार्टी बताई जा रही है। पूरे बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो भाजपा की ही सीटें यहाँ पर ज्यादा लगेंगी। मुझे लग रहा है कि भाजपा यूपी में सरकार बना सकती है। बुंदेलखंड में क्या नतीजे होंगे? ये तो भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर के भाजपा के पक्ष में कुछ माहौल दिखाई पड़ा है। उत्तर प्रदेश में नतीजों की स्थिति मेरी दृष्टि से भाजपा के पक्ष में जा सकती है। अवध क्षेत्र यानी सेंट्रल यूपी में हमने इलाहाबाद में प्रयागराज टाइम्स के संपादक अनुपम मिश्र और दैनिक भास्कर के पूर्व संपादक प्रदीप भटनागर से बात की। अवध के चुनावी पंडितों का अनुमान है कि त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। तीसरा चरण और विशेष तौर से चौथा चरण नॉन यादव ओबीसी वोट की जब बात यहाँ होती है तो तमाम वर्ग भाजपा के साथ जुड़ते नजर आए। किसी एक पार्टी की लहर हर चरण में नजर नहीं है। कंक्लूजन हो सकता है कि त्रिशंकु विधानसभा। मुझे लगता है कि सेंट्रल यूपी में जो फायदा हुआ वो फायदा जाने अनजाने इस पारिवारिक लड़ाई के कारण बसपा को नहीं बल्कि भाजपा को हुआ। उत्तर प्रदेश की 4 दिशाओं से संपादकों और वरिष्ठ पत्रकारों के ये दावे हैं। अब 11 मार्च को नतीजे बताएंगे कि इनके अनुमान रुझान और नतीजों में बदल पाए या नहीं।